लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है और हैबिटेट कहाँ रहते हैं वो। हैबिटेट, अब देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ था कि हैबिटेट क्या होता है। मतलब हैबिटेट क्या होता है, जैसे जहाँ नेचुरली एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, उनको हैबिटेट कहा जाता है। जैसे देखिए द नेचुरल सराउंडिंग्स वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव एंड फुलफिल देयर बेसिक नीड्स, जैसे फूड, वाटर, एयर एंड शेल्टर, तो उसे क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं। जहाँ मतलब वो सराउंडिंग जहाँ पौधे और जानवर मतलब जीव जंतु रहे और अपनी नीड्स को फुलफिल करें, जैसे भोजन हो गया, पानी हो गया, हवा हो गई, घर हो गया, तो उसे क्या कहेंगे, हैबिटेट कहेंगे। अब किस टाइप के हैबिटेट्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ये क्या होते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, लैंड बेस्ड, मतलब जो जमीन पे वो होता है, जैसे फॉरेस्ट हो गया, ग्रास लैंड हो गया, डिजर्ट हो गया, माउंटेन हो गया। और फिर क्या होता है, एक्वेटिक हैबिटेट, जैसे जो पानी में रहने वाली चीज़ें हैं, पानी है, जैसे पॉन्ड्स हो गए, तालाब, लेक, झीलें, मतलब नदियाँ और समुद्र। अब कंपोनेंट क्या है हैबिटेट। अब क्या है बायोटिक। बायोटिक मतलब क्या होता है, जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं हमारे अगल बगल, उसमें क्या इंक्लूडेड है, प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, ये सारी चीज़ें। ठीक, एबायोटिक क्या है, हम लोग के अगल बगल जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, जैसे मतलब जिनमें प्राण नहीं है, जैसे सॉइल हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, सनलाइट हो गया और टेम्परेचर हो गया। ठीक है, अब हम लोग एडाप्टेशन कैसे करते हैं, जैसे स्पेसिफिक फीचर और बिहेवियर दैट इनेबल ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन देयर हैबिटेट्स। जैसे सर्वाइव और रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, मतलब हम लोग जिंदा और बचे कैसे रहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, एडॉप्टेशन। अब जैसे डिज़र्ट में, मतलब रेत में कैसे एडॉप्टेशन करते हैं, जैसे कैमल्स को ले लीजिए, तो ये कैसे करते हैं, इनके लॉन्ग लेग्स होते हैं, बड़े बड़े पैर, ताकि जो गर्मी है रेत की वो ना लगे। ड्राइड रंग, मतलब इनका जो गोबर होता है वो बहुत ड्राई होता है। मिनिमल स्वेटिंग, बहुत कम इनको पसीना आता है। वाटर स्टोरेज इन द हम्प, हम्प में क्या होता है, वाटर स्टोरेज होता है। ठीक, अब माउंटेन एडॉप्टेशन देख लीजिए, जैसे स्नो लियोपार्ड हो गया, याक हो गया, तो ये कैसे करते हैं, जैसे थिक फर। थिक फर मतलब बहुत इनका जो बाल होता है वो बहुत थिक होता है। फैट लेयर्स ऑफ फॉर इंसुलेशन, इनकी चमड़ी के नीचे फैट का एक परत होता है ताकि गर्मी इनके अंदर बनी रहे। एक्वाटिक एडॉप्टेशन देख लेते हैं, जैसे फिश हो गया, डॉल्फिन हो गया। स्ट्रीम लाइंड बॉडी, ठीक, मतलब ऐसी बॉडी जैसे ताकि वो आगे चढ़ सके। गिल्स फॉर डिजॉल्व ऑक्सीजन फिश में। ब्लो होल्स फॉर ब्रीथिंग डॉल्फिन्स में। डॉल्फिन्स में क्या होता है, ब्लो हिल्स। डॉल्फिन्स गिल्स से सांस नहीं ले पाती, डॉल्फिन किससे सांस लेती हैं, ब्लो होल से। डिजर्ट प्लांट्स देख लिया जाए, कैक्टस। स्पाइंस इंस्टीड ऑफ लीव्स, मतलब इनका क्या होता है, स्पाइंस होते हैं, मतलब पत्तियां नहीं होती इनकी। थिक वैक्सी स्टेम, इनका जो स्टेम होता है वो क्या होता है, वैक्सी टाइप होता है। ठीक, क्यों, क्योंकि जो पानी है वो एब्जॉर्ब कर सके, बाहर ना निकल सके। डीप रूट्स फॉर वाटर एब्जॉर्वेशन, इनकी जो जड़ें होती है बहुत अंदर तक जाती हैं। ठीक, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। न्यूट्रिशन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड फॉर एनर्जी, मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, भोजन चाहिए, ताकि वो अपना एनर्जी बना सके। जैसे अब देखिए प्लांट, प्लांट क्या करता है, प्रिपेयर करता है भोजन, कैसे, मतलब खुद ही भोजन बनाता है, ये किससे, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। और एनिमल क्या करते हैं, डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स, वो दूसरे जानवरों पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, या तो पौधों पे डिपेंड रहेंगे या तो दूसरे जानवरों पे डिपेंड रहेंगे। इनकी ग्रोथ कैसी होती है, इंक्रीज इन साइज मास ओवर टाइम, मतलब ये धीरे धीरे समय के साथ बढ़ते जाते हैं। ठीक, जैसे ए बेबी ग्रोज इनटू एन एडल्ट, एक जो बच्चा रहता है वो एडल्ट में बदल जाता है। ए सीड ग्रोज इनटू ए प्लांट, एक जो बीज होता है वो किस में, प्लांट में बदलता है। ठीक, अब जैसे रेस्पिरेशन हो गया। एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम फूड यूजिंग ऑक्सीजन, अब देखिए
जो हम लोग जो ऐसा सांस लेते हैं उसमें जो ऑक्सीजन जाता है, तो उससे हम लोग शरीर के और ज़रूरतों को पूरा किया जाता है, ठीक। तो उससे एनर्जी एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, ठीक। एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम फूड यूजिंग ऑक्सीजन, ठीक। अब देखिए ह्यूमंस और एनिमल्स में क्या क्या वो है। ब्रीथ इन ऑक्सीजन, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, ठीक। फिश क्या करती है, ये गिल्स के थ्रू, गिल्स ऐसे फिश पे गिल्स लगे रहते हैं, वो गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते हैं। और अर्थवर्म्स क्या करते हैं, ब्रीथ थ्रू स्किन, ये अपने स्किन से सांस लेते हैं अर्थवर्म, ठीक। ये याद रहे, ये क्वेश्चन में आया हुआ था। प्लांट क्या करते हैं, एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा, किससे, स्टोमेटा के थ्रू। और एक्सक्रीशन कैसे होता है, अपना वेस्ट कैसे रिमूव करते हैं, जैसे एनिमल क्या करते हैं, यूरिन या पसीना निकल गया या मतलब शौच के थ्रू ये कर देते हैं। प्लांट क्या करते हैं, गम्स, रेसिन्स और लीफ सीडिंग, मतलब जो गम गोंद गोंद टाइप निकलता है वो हो गया, या जैसे जो सूख के निकलता है और जो पत्ते गिरते हैं उसके थ्रू ये अपना एक्सक्रीशन निकालते हैं। अब रिस्पॉन्स टू स्टूमुली, स्टूमुली को रिएक्शन टू इन्वायरमेंटल चेंजेस, ठीक। अगर मतलब स्टूमुली में बदलाव हो रहा है तो यानी कि इन्वायरमेंटल चेंजेस के आसार हैं। एनिमल्स मूविंग अवे फ्रॉम डेंजर, रिस्पॉन्डिंग टू लाइट एंड साउंड, अगर जानवर भाग रहे हैं, लाइट और साउंड को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो यानी कि कुछ ना कुछ होने वाला है। प्लांट, अब देखिए प्लांट्स में एक होता है मिमोसा, उसको क्या कहते हैं, टच मी नॉट, क्लोजेज लीव्स एंड टच, ये क्या करता है, अपनी पत्तियों को क्लोज कर लेता है जब हम उसको छूते हैं। और एक चीज़ और होता है, प्लांट बेंड्स टूवर्ड लाइट, उसको क्या कहते हैं, फोटोट्रोपिज्म, जिधर से भी रोशनी आती है पौधे आप देखेंगे कि अक्सर उसी की तरफ मुड़ जाते हैं, ठीक। तो उसको क्या कहते हैं, फोटोट्रोपिज्म, क्या कहते हैं, फोटोट्रोपिज्म। मूवमेंट देखते हैं, एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, प्लांट क्या करते हैं, इंटरनल मूवमेंट ऑफ वाटर मिनरल्स फूड, एक्सटर्नल मूवमेंट लाइक ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स, जैसे इनका मूवमेंट क्या होता है, इनमें अंदर वाटर मिनरल और फूड का मूवमेंट होता है, और जैसे पत्ते उगते हैं इस टाइप का मूवमेंट होता है। अब रिप्रोडक्शन देख लेते हैं, एनिमल्स में क्या करते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन इसलिए होता है ताकि हम अपने इस मतलब ऑफस्प्रिंग या अपने खानदान को आगे बढ़ाते जाए, कहने का मतलब ये है। एनिमल्स लेइंग एग्स, मतलब एनिमल्स में लेइंग एग्स, अंडे देते हैं, कौन देती हैं, पक्षियाँ देती हैं। और गिविंग बर्थ, मतलब बच्चों को जन्म कौन देता है, मैमल्स देते हैं। प्लांट में क्या होता है, थ्रू सीड्स, मतलब बीज से भी होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन जैसे काट के हम लोग दशहरी आम लगा दिए या गन्ना लगा दिए, आलू लगा दिए, तो इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। डेथ कैसे होता है, एवरी लिविंग बीइंग्स इवेंचुअली डाइज, किसी न किसी को मतलब हर मर ही जाना है, समझ रहे हैं। अब आगे आते हैं, डिजर्ट हैबिटेट एडाप्टेशन कैसे होता है, जैसे देखिए मतलब इसको थोड़ा सा और हम लोग अगर आगे जाके देखा जाए तो कैसे, कैमल्स क्या करते हैं, इनके जो पैर हैं वो क्या है, बहुत लंबे होते हैं, और अपने हम्स में वो पानी के साथ साथ क्या करते हैं, फैट को भी स्टोर करते हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक। और डू नॉट स्वेट, ये पसीना नहीं निकालते हैं। कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर डेज, और ये कई दिनों तक सर्वाइव कर सकते हैं बिना पानी के। अब डिजर्ट एनिमल्स में क्या होता है, जैसे रैट और स्नेक्स में क्या होता है, स्टे इन ब्यूरीज ड्यूरिंग द डे एवॉइड हीट, मतलब ये क्या करते हैं, अपनी बिल में छिपे रहते हैं ताकि वो अपने आप को गर्मी से बचा सके। अब देखिए डिजर्ट प्लांट को देखिए, ये देखिए मतलब आपको अपने अगल बगल देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्यों हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें नेचर ने किया हुआ है, और ये सर्वाइवल का ट्रिक है, मतलब सारे लोग अपने आप को सर्वाइव करना चाहते हैं, तो इस वजह से ये चेंजेस प्रकृति ने खुद बनाई है, ठीक। अब देखिए डिजर्ट प्लांट्स में क्या है, कैक्टस, स्पाइन्स रिड्यूस वाटर लॉस,
मतलब कैक्टस में जो स्पाइंस होता है वो इस तरीके से डिज़ाइन होता है ताकि वाटर लॉस से बचा जा सके। थिक वैक्सी स्टेम्स, वैक्सी मतलब उनके जो स्टेम्स होते हैं, जो तने होते हैं, वो क्या होते हैं, मोमबत्ती की तरह वैक्सी होते हैं मतलब उसी की तरह होते हैं। और डीप रूट्स, और बहुत अंदर तक जड़ी गई होती हैं। अब माउंटेन हैबिटेट में क्या क्या होता है, याक्स, याक्स क्या करते हैं, उनके क्या है, लंबे और बहुत घने बाल होते हैं, और उनकी चमड़ी के नीचे एक मोटी परत की फैट जमी होती है ताकि वो इंसुलेट कर सकें अपने आप को गर्म रख सकें। स्नो लियोपार्ड्स थिक फर, पैडेड पॉज फॉर स्नो। अब मतलब ये बाल तो इनके घने होते ही होते हैं, और इनके जो मतलब पैर, ये पाँव का जो सबसे निचला हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं, मतलब वो जो रहता है वो पैडेड रहता है, मतलब ऐसा रहता है ताकि रखने पे उनको ठंडा ना लगे, इस तरीके से डिज़ाइन रहता है। माउंटेन ट्रीज अब देखिए, जो पहाड़ों पे पौधे रहते हैं वो कैसे रहते हैं, कोन शेप्ड, ऐसे इस टाइप के रहते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, क्रिसमस विस्मस में देखा होगा आपने। स्लोपिंग ब्रांचेस, नीडल लाइक लीव्स, और इनके पत्ते भी किस तरीके से होते हैं, सुई की तरह होते हैं, ऐसे मतलब नीडल, ताकि जो बर्फ़ गिर रही हो वो ऐसे सड़क के नीचे आ जाए, ठीक, और इनको इफेक्ट ना पड़े ज़्यादा, ठीक। अब देखते हैं ग्रास लैंड में कैसे होती हैं चीज़ें। लायंस, लायंस क्या होते हैं, शिकारी होते हैं। लाइट प्रीडेटर्स होते हैं। लाइट ब्राउन कलर फॉर कामोफ्लेज, शार्प क्लॉज, फॉरवर्ड फेसिंग आइज फॉर टारगेटिंग प्रे। अब देखिए, इनका डिज़ाइन ही इस तरीके से किया गया है। लाइट ब्राउन कलर मतलब इनका जो हल्का भूरा रंग होता है ताकि दूर से कोई देखे तो इनको पहचान ना पाए, ठीक। और शार्प क्लॉज, इनके जो जबड़े होते हैं बहुत शार्प होते हैं। फॉरवर्ड फेसिंग आइज, ऐसे एकदम सामने आंखें हैं ताकि वो अपना शिकार कर सके। डियर मतलब जो हिरन होते हैं। स्ट्रॉन्ग लेग्स फॉर रनिंग, मतलब इनके जो पैर होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं ताकि वो दौड़ सके। साइड प्लेस्ड आइज फॉर वाइडर विजन, और इनकी जो आंखें होती हैं वो इनके चेहरे के बगल बगल में होती हैं ताकि ढेर सारी चीज़ें देख सकें वो। लाइट ब्राउन कलर फॉर कॉमोफ्लेज, और इनका जो कलर होता है, इनका भी कलर लाइट ब्राउन होता है ताकि अपने आप को जंगल में आसानी से छुपा सके या दूर से कोई इनको देख ना पाए, ठीक। एक्वेटिक हैबिटेट्स के बारे में हम लोग देखते हैं, जैसे फिश। फिश क्या है, स्ट्रीम लाइन बॉडीज, मतलब ऐसे एकदम ऐसी बॉडी ताकि तैरा जा सके। गिल्स फॉर डिसॉल्व ऑक्सीजन। डॉल्फिन और वेल्स में क्या है, ब्लो होल्स होता है ताकि वो अपने सांस ले सके, क्या होता है, ब्लो होल्स होता है डॉल्फिन और वेल्स में। और एक्वेटिक एनिमल्स में, एक्वेटिक प्लांट्स सॉरी, जो पानी के नीचे पौधे लगते वो रहते हैं उनको क्या वो कैसे होते हैं, फ्लोटिंग लीव्स। उनकी जो पत्तियां होती हैं वो तैरने मतलब ऐसी तैरती रहती हैं। रिड्यूस्ड रूट्स, उनके जो वो होते हैं, जो जड़ें होती हैं वो बहुत कम होती हैं। थिन एंड फ्लेक्सिबल स्टेम्स, पतले और फ्लेक्सिबल स्टेम्स रहते हैं, नहीं ऐसे तैरने में आसानी हो। अब इम्पॉर्टेंट देखा जाए बायोटिक और एम्बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं। अब ये हम लोग ऊपर पढ़ लिया गया था, इसको हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। बायोटिक कंपोनेंट जैसे लिविंग एलिमेंट्स, कौन कौन से, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एबायोटिक प्लांट, नॉन लिविंग एलिमेंट्स, कैसे, सनलाइट हो गया, जो सूर्य की रोशनी आ रही है, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, एयर हो गया, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। ताकि जो भी हम लोग के, देखिए बहुत लेकिन जैसे मतलब अब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स मैं अपने आप को क्लियर कर रहा हूँ, इस वजह से क्लियर कर रहा हूँ ताकि छोटी छोटी चीज़ें या ऐसे सिंपल क्वेश्चंस मैं गलत ना कर सकूँ। मुझे कठिन क्वेश्चन करना ही नहीं है, मुझे सिंपल क्वेश्चंस करने हैं, तो इस वजह से मैं कमांड कर रहा हूँ एनसीईआरटीज़ पे या इन चीज़ों पे। एडाप्टेशन वर्सेस एक्लीमेटाइजेशन, इसको ये ऐसे पढ़ लिया जाए, एडाप्टेशन वर्सेस एक्लीमेटाइजेशन, ठीक। एडाप्टेशन क्या है, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशनरी चेंज, जो धीरे धीरे लंबे समय से जो बदलाव हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, एडाप्टेशन कहते हैं। जैसे कैमल्स का डिजर्ट में रहना। अब देखते हैं हम लोग
एक्लीमेटाइजेशन, एक्लीमेटाइजेशन। क्यों? क्योंकि ये तो मुझे बोलना ही नहीं आ रहा, प्रोनाउंसिएशन ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं, प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहा हूँ मैं। आगे देखते हैं हम लोग। शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट, जो तुरंत जल्दी एडजस्टमेंट कर दिया जाए उसको क्या कहते हैं? एक्लीमेटाइजेशन। हो सकता है कि मेरा प्रोनाउंसिएशन इसका गलत हो तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। जैसे शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट कौन करते हैं? ह्यूमंस, एडजस्टिंग टू हाई एल्टीट्यूड। जैसे ना पहाड़ पे हम लोग चढ़ जाते हैं तो उसमें हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को, या और कहीं एडजस्ट कर लेते हैं, किसी से प्रेम करके या किसी से कुछ भी करके अपने आप को एडजस्ट कर लेते हो, तो उसी को एक्लीमेटाइजेशन कहते हैं। ठीक है। अब स्टिमुली और उसका रिस्पॉन्स कैसा होता है? अब स्टिमुली चेंजेस इन द इन्वायरमेंट कॉजिंग ए रिस्पॉन्स। अब स्टिमुली क्यों चेंज होता है, ये बताता है कि इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके रिस्पॉन्स में ये चेंज हो रहा है स्टिमुली। अब जैसे एग्जांपल क्या हुए, आइज एडजस्ट टू द ब्राइट लाइट। जो हम जब बहुत जैसे कमरे में हम लोग घुसते हैं तो नहीं, कभी कभार ऐसे लगने लगता है जैसे अंधेरा है, जब रोशनी से निकलते हैं तो वो आँखें हम लोग को खोलनी पड़ती हैं कुछ देर के लिए। जैसे जब कमरे से बाहर निकलते हैं तो हम लोग को आँखें छोटी करनी पड़ती ताकि कम लाइट अंदर आ सके। तो उसी को क्या क्या ये एग्जाम्पल है स्टिमुली का। प्लांट्स बेंडिंग टूवर्ड्स सनलाइट, जो पौधे हैं वो रोशनी की तरफ झुक जाते हैं, तो उसको भी इसी का एग्जाम्पल कहते हैं। अब एक्टिविटी देख लेते हैं हम लोग। ऑब्जर्वेशन हम लोग क्या किए? ए पॉटेड प्लांट प्लेस्ड नियर ए विंडो बेंड्स टूवर्ड्स सनलाइट। एक गमले में जो पौधा है वो किसकी तरफ झुक जाता है? वो रोशनी की तरफ झुक जाता है। जैसे इसका क्या कॉन्सेप्ट है? फोटोट्रॉपिज्म। इसको क्या कहते हैं? फोटोट्रॉपिज्म। प्लांट ग्रो टूवर्ड्स लाइट एज ए स्टिमुलस, मतलब जो पौधा है वो सूर्य की रोशनी की तरफ बढ़ता है। ठीक। उसको देखिए एक बार फिर से, आप आंख बंद करके ध्यान कीजिए, क्या उसको कहते हैं? फोटोट्रॉपिज्म। अब आगे बढ़ते हैं। एक कटिंग फ्रॉम ए रोज मेहंदी प्लांट ग्रोज रूट्स एंड डेवलप इनटू ए न्यू प्लांट। मतलब एक गुलाब का पौधा या मेहंदी का पौधा, उसको काट के हम लोग ज़मीन में गाड़ दें तो वो क्या होता है? वो अपने स्टेम से ही रूट्स निकाल के वो यहीं जमने लगेगा। तो वो क्या है? वो किस टाइप का प्रोपगेशन हुआ? वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन हुआ। वो किस किस रिप्रोडक्शन सेक्शन में हम लोग रखेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, व्हाट इज हैबिटेट। यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था लेकिन ऑप्शन में था हैबिटेट। ए हैबिटेट इज अ नेचुरल इन्वायरमेंट वेयर ऑर्गेनिज्म लिव्स एंड थ्राइव। वो नेचुरल इन्वायरमेंट जहाँ ऑर्गेनिज्म रहते हैं और अपने आप को सर्वाइव करते हैं एक दूसरे के सहयोग से, वो क्या है? हैबिटेट है। हाउ आर कैक्टी अडॉप्टेड टू डिजर्ट्स। कैसे कैक्टस अपने आप को जिंदा रखता है डिजर्ट्स में? तो कैसे? स्पाइन्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। पत्तों की जगह उनके पास क्या है? स्पाइन्स है। थिक वैक्सी स्टेम्स, उनका जो स्टेम्स है वो क्या है? वैक्सी है। डीप रूट्स फॉर वाटर ऑब्जर्वेशन, मतलब अंदर जमीन के अंदर तक पूरा रूट्स गया हुआ है। ठीक है। अब ये देखते हैं लिस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। कॉमन लिविंग थिंग्स का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? वो न्यूट्रिशन लेते हैं, सांस लेते हैं, अपना मल मूत्र बाहर निकालते हैं, ग्रोथ करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, मूवमेंट करते हैं, इधर उधर आते जाते हैं, रिस्पॉन्स टू स्टूमुली को रिस्पॉन्स, जैसे सूर्य की रोशनी या ऐसे आँख बंद करना या खोलना, एंड डेथ, और मर जाते हैं। वाई इज स्पीड इम्पॉर्टेंट फॉर एनिमल्स इन ग्रासलैंड। ग्रासलैंड्स में क्यों एनिमल्स को स्पीड की जरूरत पड़ती है या क्यों उतने फुर्तीले रहते हैं? क्योंकि ग्रासलैंड्स में क्या है? ओपन स्पेसेस है, कहीं मतलब बहुत कम पेड़ पौधे या हर जगह घास घास ही है। ठीक। तो उनको कम जगह रहती है छुपने की, या मतलब बचने की, या कहीं छुप के वो कर सकें। तो इस वजह से उनकी स्पीड बहुत तेज रहती है ताकि शिकारी उनका शिकार ना कर पाए, अपने शिकारी से वो बच पाए। ठीक। ये तो रो अब देखिए, एडॉप्टेशन ऑफ पोलर बियर एंड पेंगुइन। पेंगुइन और पोलर बियर कैसे अपने आप को एडॉप्ट करते हैं? तो थिक फर रहता है, फैट इंसुलेशन फॉर कोल्ड सर्वाइवल। उनका जो ऊन रहता है, उनके ऊपर जो बाल
बाल रहते हैं वो क्या है, बहुत घने रहते हैं, और चमड़ी के नीचे मोटी परत जमी रहती है, ठीक, ताकि उनको जो डंडी है उससे ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, ठीक। अभी ये एडाप्टेशन सर्वाइवल फ्यूचर इन स्पेसिफिक हैबिटेट। एडाप्टेशन स्लो प्रोसेस है, ठीक, एवोल्यूशन कह सकते हैं इसे हम लोग, ठीक, ताकि एक हैबिटेट में हम लोग जिंदा रह सके। हैबिटेट क्या है, लिविंग इन्वायरमेंट, जहाँ है हम लोग वही हैबिटेट बन गया। स्टिमुली क्या है, इन्वायरमेंटल चेंज ट्रिगरिंग ए रिस्पॉन्स, मतलब इन्वायरमेंटल चेंज से जो रिस्पॉन्स उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टिमुली, ठीक। एक्सक्रीशन क्या है, रिमूवल ऑफ बॉडी वेस्टेज, जो हम लोग बॉडी वेस्ट को बाहर निकाल रहे हैं उसे क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ ऑफ स्प्रिंग्स, अपने खानदान को बढ़ाना रिप्रोडक्शन कहते हैं। रेस्पिरेशन क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन वाया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं। लाइफ इज़ ब्यूटिफुल बिकॉज इट कॉन्स्टेंटली अडॉप्ट्स एंड थ्राइव्स इन एवरी कॉर्नर ऑफ प्लानट, मतलब जीवन इस वजह से खूबसूरत है क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, निरंतर रूप से अपने आप को अडॉप्ट कर रहे हैं, बदलाव ला रहे हैं और जिंदा रख रहे हैं अपने आप को धरती के हर कोने में, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको यूपीएससी के अकॉर्डिंग समझते हैं कि क्या है क्या नहीं। अब देखिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स एंड ईयर रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। 1972 में क्या हुआ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया भारतीय सरकार का 1972 में, और ये क्या करता है, प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन फॉर इंडेंजर्ड स्पीसीज एंड हैबिटेट्स इन इंडिया। ये लीगल, देख लीजिए, ये लीगल प्रोडक्शन करता है, प्रोटेक्शन करता है इंडेंजर्ड स्पीसीज को और हैबिटेट, पूरे हैबिटेट को भारत में, ठीक। लेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क, और इसने कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क को बनाने में मतलब मदद की है, ठीक। मदद क्या की, मतलब ऐसे एक्ट्स हैं ताकि और मतलब जो वाइल्ड लाइफ सिक्योरिटी है वो भारत में बढ़ सके, जैसे शिकार विकार हुआ ये सब कम हो सके, ठीक। प्रोजेक्ट टाइगर आया टू प्रोटेक्ट बंगाल टाइगर्स एंड देयर हैबिटेट्स। पहले तो बंगाल टाइगर और उनके हैबिटेट्स को बचाने के लिए आया था, लेकिन अब हर जगह मतलब कई नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए, वहाँ तक ये टाइगर्स को बचाने के लिए काम करता है, ठीक। फोकस इज ऑन कंजर्वेशन ऑफ ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट, ठीक। 1980 में क्या आया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ठीक। और ये क्या, किस लिए, कंजर्व फॉरेस्ट एंड रेगुलेट डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए और रेगुलेट डिफॉरेस्टेशन। और 1982 में क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है अपना, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी। फोकसेस ऑन कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, हमारे बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए है। अब इंटरनेशनल में देखते हैं हम लोग 1986 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक। इंटरनेशनल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर बाय फेसिंग आउट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ये पूछा गया था कि ये मतलब जैसे पेरिस एग्रीमेंट हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, ये सब ऑप्शन दे के ये पूछा गया था कि ये सब किससे रिलेटेड है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, ओजोन लेयर से। ये कब हुआ, 1987 में हुआ, ठीक। अब 1992 में कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये कहाँ हुआ, अर्थ, ये मतलब ये अडॉप्ट किया गया कहाँ, रियो डी जेनेरो में, अर्थ समिट में, ठीक। और इसका एम क्या था, कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, इंश्योर सस्टेनेबल यूज एंड फेयर शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। देखिए ये भी है कि जेनेटिक रिसोर्सेज का भी सही से शेयरिंग हो, ठीक, और बायोडाइवर्सिटी को हम लोग अपने बचा सकें और सस्टेनेबल यूज कर सकें, ठीक है।
ये कब हुआ था? अर्थ समिट में हुआ था 1992 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था 1987 में। ठीक, अब 2002 में क्या हुआ? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आया। ठीक, इसने क्या किया? प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी एंड रेगुलेट द यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। हम लोग अपने बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का सही से इस्तेमाल कर सके और अपने बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सके, इसके लिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आया। कब? 2002 में। फिर आया फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज टू प्रोटेक्ट एंड मैनेज फॉरेस्ट। मतलब ये इस एक्ट के थ्रू जो एसटी कम्युनिटीज़ हैं, आदिवासी कम्युनिटीज़ हैं जो जंगलों में रहती हैं, वो अपने फॉरेस्ट के राइट्स को कंजर्व कर सके या प्रोटेक्ट कर सके, उसके लिए आया ये। ठीक, क्या? फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। ठीक, अब देखिए 2010 को क्या, किस ईयर के लिए वो किया गया? रिकॉग्नाइज इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैसे यूएन ने डिक्लेयर किया ताकि बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस हो रहा है उसको हम लोग बचा सकें। कब? ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कब था? 2010। अब पेरिस एग्रीमेंट देखते हैं हम लोग। एम्स टू लिमिट ग्लोबल टेम्परेचर राइज, ये 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था। ठीक, और इसका एम क्या था? टू लिमिट ग्लोबल टेम्परेचर राइज टू 2 डिग्री सेल्सियस एबो प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। मतलब 90 के दशक में या 90 के दशक से पहले जो टेम्परेचर हम लोग का एवरेज टेम्परेचर था, अब चूंकि बढ़ रहा है टेम्परेचर, तो 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना बढ़े, इसके लिए प्रयासरत है पेरिस एग्रीमेंट। ठीक, इसके लिए पेरिस एग्रीमेंट हुआ था। अब 2016 में देखते हैं हम लोग क्या हुआ। नेशनल एडॉप्टेशन फंड ऑन क्लाइमेट चेंज, एक फंड का इस्टेब्लिशमेंट किया गया ताकि आगे की चीज़ों को जो मतलब हम लोग के क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, उन सब चीज़ों को हम लोग बेहतर कर सकें और क्लाइमेट चेंज होने से रोक सकें। ठीक, प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू प्रोजेक्ट सेम टू क्लाइमेट एडाप्टेशन वल्नरेबल रीजन्स। मतलब खतरे से भरे रीजन्स में जो सपोर्ट चाहिए ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके, उसके लिए ये काम करता है। ठीक, अब देखिए आईपीसीसी स्पेशल रिपोर्ट ऑन ग्लोबल वार्मिंग ऑफ 2018 में क्या किया गया कि अगर 1.5 डिग्री, मतलब ये आईपीसीसी ने वार्न किया कि 1.5 डिग्री से ज़्यादा अगर ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ा तो ये खतरे की घंटी है। अब देखिए 2022 में क्या हुआ। 50th एनिवर्सरी ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, 50वीं जयंती मनाई गई। ठीक, इंडिया सेलिब्रेट्स 5 डिकेड्स ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड हैबिटेट प्रोटेक्शन। अब देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है। 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, 22 अप्रैल अर्थ डे, 22 मई इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। एक बार फिर से हम लोग आंख बंद करके देख लेते हैं। 22 मार्च को क्या है? पानी वाला दिन है। 22 अप्रैल को क्या है? धरती वाला दिन है। 22 मई को क्या है? बायोलॉजी वाला डे है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे। देखिए 22 ही है, बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, ये ऐसे क्वेश्चंस पूछ देता है तो। ठीक, तो सबसे पहले आपको देखना है कि मार्च में क्या है? पानी। अप्रैल में क्या है? अर्थ या धरती मैया। मई में क्या है? बायोलॉजी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो एक चीज़ तो कॉमन है 22 तारीख, लेकिन मार्च में है पानी, अप्रैल में है अर्थ और मई में क्या है? बायोलॉजिकल डे। 5 अप्रैल को क्या? 5 जून को क्या है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। कब उससे सेलिब्रेट किया जा रहा है? 1974 से। ठीक, 16 सितंबर को क्या है? ओजोन लेयर डे। कब? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एनिवर्सरी मनाई जाती है 16 सितंबर को। 4 अक्टूबर को क्या है? वर्ल्ड एनिमल डे। हो 4 अक्टूबर को क्या है? वर्ल्ड एनिमल डे। 6 सितंबर को क्या है? वर्ल्ड सॉइल डे। कब है? 6 दिसंबर को क्या है? वर्ल्ड सॉइल डे। अब देख लेते हैं हम लोग।
1972 में क्या हुआ, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट, ठीक, उसको क्या कहा जाता है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। ये पहला मेजर कॉन्फ्रेंस था पर्यावरण के इश्यूज को लेकर, ठीक। 1992 में क्या हुआ, अर्थ समिट हुआ रियो डी जेनेरियो में। यहाँ क्या अडॉप्ट किया गया, एजेंडा 21, और फिर CBD, और फिर यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCC, ठीक। 1997 में क्या हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल, और ये लीगली बाइंडिंग है, क्या है, लीगली बाइंडिंग है। कमिटमेंट फॉर डेवलप्ड कंट्रीज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ये मतलब एकदम लीगली ये है कि डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं उनको अपना ग्रीन हाउस गैस का एमिशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल। ये पूछा गया था कि क्योटो प्रोटोकॉल लीगली बाइंडिंग है कि नहीं है, तो क्या है को आंसर हम लोगों का, हाँ हाँ भाई लीगली बाइंडिंग है। 2000 में क्या हुआ, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स MDGs, ठीक, इंक्लूड गोल्स रिलेटेड टू एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरण संरक्षण में किस तरीके से काम हो उनके गोल्स डिसाइड हुए, ठीक। इसका क्या नाम रहा, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। 2015 में क्या हुआ, एडॉप्टेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट के दौरान ही शायद हुआ था कि जो SDGs हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनको एडॉप्ट किया जाए। अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ गोल्स। गोल 13 क्या है, क्लाइमेट एक्शन, गोल 13 है क्लाइमेट एक्शन। 15 क्या है, लाइफ ऑन लैंड, हमारी ज़मीन पे जो हमारी धरती पे जो लाइफ है। गोल 14 क्या है, लाइफ बिलो वाटर, पानी के नीचे जो जीवन है, ठीक। 2022 में क्या हुआ, UN बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस COP15 हुआ, ठीक। उसमें क्या हुआ, फोकस ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आया। 1985 में गंगा एक्शन प्लान हुआ, ठीक। 1991 में प्रोजेक्ट एलिफेंट आया, देख लीजिए एक बार। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर, 1991 में प्रोजेक्ट एलिफेंट। गंगा एक्शन प्लान 1985 में। 2001 में नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान 2001 में बना, ठीक। 2014 में नमामि गंगे प्रोग्राम। 2018 में ये हुआ कि हम लोग क्या करेंगे, अपने टाइगर्स के पॉपुलेशन को क्या करेंगे, डबल करेंगे, 2 गुना करेंगे, ठीक। और ये कब तक, 4 ईयर्स अहेड ऑफ 2022 गोल। अब देख लेते हैं कि प्रोग्राम्स क्या हैं। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया 2014, ग्रीन इंडिया का जो मिशन है वो 2014 से चालू हुआ ताकि फॉरेस्ट कवर बढ़ सके और हमारा जो अगल बगल का इकोसिस्टम है उसमें सुधार हो सके। नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान 2008 में आया। इसका क्या है, स्ट्रेटेजिक अप्रोच फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, मतलब ताकि हम लोग एक अच्छा अप्रोच रख सकें अपने बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। अब आगे आते हैं हम। नेशनल एडाप्टेशन फंड ऑन क्लाइमेट चेंज, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर क्लाइमेट एडाप्टेशन प्रोजेक्ट्स, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड हैबिटेट, कब, 2009 में। जो क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स हैं उनको बचाने के लिए। इको सेंसिटिव जोन्स, ESGs, सराउंडिंग प्रोटेक्टेड एरियाज टू मिनिमाइज ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जहाँ मनुष्य और जानवर में टकराव होने की संभावना है उसको मतलब प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि टकराव ना हो। साइलेंट वैली मूवमेंट कब हुआ, 1973 से 1985। इसमें क्या हुआ, पीपल्स मूवमेंट इन केरला टू सेव ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, मतलब कोई साइलेंट वैली मूवमेंट
में क्या हुआ, जो केरला के लोग थे उनके जंगल काटे जा रहे थे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर, तो उसमें इन्होंने मूवमेंट चलाया था। कब से कब? 1973 से 1985 तक। चिपको मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ए नॉन वायलेंट मूवमेंट टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट इन उत्तराखंड। सुंदरबन मैंग्रोव रिस्टोरेशन, साइक्लोन से बचाने का ये कार्यक्रम चालू हुआ। ग्रीन इंडियन बस्टर्ड, ग्रासलैंड इंडियन, मतलब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए, ताकि मतलब ये ख़त्म ना हो जाए, उसके लिए चलाया गया। अब रिपोर्ट देख लेते हैं। लिविंग प्लानिट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड वाइड फंड, वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक, वर्ल्ड वाइड फंड, ठीक, पब्लिश्ड बाइनैलियली, ट्रैकिंग बायोडाइवर्सिटी हेल्थ, हर 2 साल पे ये आता है। स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, ठीक। एनुअल रिपोर्ट होता है हर साल, ताकि क्या इंडिया का इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस है। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक कौन? सीबीडी। अब सीबीडी का फुल फॉर्म मुझे याद नहीं है, सीबीडी का बता रहा हूँ कि हाँ, इसका फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक। ये रिपोर्ट निकालता है क्या? ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिलीज एवरी 2 years टू एसेस फॉरेस्ट एंड कवर, हर 2 साल पे निकलता है, ठीक। आईपीसीसी रिपोर्ट कब? 1988 से निकल रहा है। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उनका साइंटिफिक असेसमेंट करता है ये, ठीक। अब देखिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? 1986 में। ये कौन सा लेजिस्लेशन, किस टाइप का लेजिस्लेशन? इन्वायरमेंट अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, फॉर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, मतलब कई एक्ट्स को मिला के ये बना है, ठीक। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन आया 1986 में, फॉरेस्ट एक्ट आया था 1980 में, वाइल्ड लाइफ आया था 1972 में, ठीक। और हाँ, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आया 2002 में, ठीक। 2006 में आया फॉरेस्ट राइट एक्ट, ठीक। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना अक्टूबर में 2010 में, ठीक। चलिए बस इतना ही था। थैंक यू, बाय बाय।